अखबार। तो सबसे पहले बात करते हैं किस तरह से जो लाल किला के सामने दिल्ली में जो ब्लास्ट किया गया उसको लेकर के क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, किस तरह से सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल्स के खिलाफ, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। बड़ी कार्रवाई की जा रही है। दरअसल दिल्ली धमाके के तार जोड़ने से की पहल इन एजेंसियों ने की है और अपनी कार्रवाई तेज की है। आज ईडी ने ओखला स्थित अल फलाह ट्रस्ट, अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े कई ठिकानों पर कई बड़े स्तर के जो इनके कर्ता धर्ता थे उनके ठिकानों पर छापेमारी की है। एनसीआर में स्थित फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी कैसे कश्मीर के अलगाववादियों का गढ़ बन गया था, इसकी भी छानबीन की जा रही है। हमले में शामिल कानपुर की डॉक्टर शाहीन ने खुलासा किया है कि रेडिकलाइजेशन के लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी सुरक्षित ठिकाना बन गया था, पनाहगाह बन गया था। और दिल्ली धमाके के सिलसिले में एजेंसियों ने अब तक 8 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया है, जबकि कई लोगों से पूछताछ लगातार जारी है। अल फलाह ग्रुप से जुड़े 25 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी का सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक अल फलाह के 9 यानी कुल मिलाकर 9 शेल कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर्ड पाए गए हैं। एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल पर कई कंपनियां बनाई गई और बड़ी तादाद में पैसे के लेन देन के मामले सामने आए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी कंपनी को लेकर ईडी लगातार जांच कर रही है। ईडी ने कुछ महीने पहले ही अल फलाह के संस्थापक ओनर पर पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया था। करोड़ों रुपए की फंडिंग और काले धन को सफेद करने का एक बड़ा खुलासा भी यूनिवर्सिटी को लेकर सामने आया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी श्रीनगर के नौगांव इलाके में जैश ए मोहम्मद के पर छपे एक पोस्टर की पड़ताल में अल फलाह यूनिवर्सिटी के कनेक्शन ये सामने आया था। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर से मिले बारूद की जांच में इसी नौगांव पुलिस स्टेशन में 9 लोग शहीद हो गए। दिल्ली धमाके में 13 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हुए थे, लेकिन इस धमाके ने पहली बार व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम में नए टर्मिनोलॉजी को स्थापित किया है। दिल्ली धमाके की जांच कर रही एनआईए ने धमाके की साजिश के तार जोड़ने में अब तक बड़ी कामयाबी पाई है। एनआईए का मानना है कि डॉक्टर उमर सुसाइड बॉम्बर बनकर इस घटना को उसने अंजाम दिया है। एजेंसियों के हाथ डॉक्टर उमर के कई वीडियो भी लगे हैं जिसमें वे खुद सुसाइड बॉम्बर बनने की बात करते हैं। सवाल यह है कि एक शिक्षण संस्थान में आतंकी गतिविधि होना सबको चौंकाता है। उससे भी बड़ी हैरानी की बात है कि सरकारी पैसे से उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद भी कोई व्यक्ति रेडिकलाइज होकर जिहादी संगठनों का आत्मघाती आतंकी हो सकता है। तो यह शिक्षा और समाज के लिए भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बड़ी चुनौती है। और इसको लेकर के एक बात और सामने आई है कि आसिया अंद्राबी जो कि उनको हटाने के बाद और डॉक्टर उमर की पत्नी का नाम ये सामने आ रहा है और इस तरह से तार जम्मू कश्मीर से भी जोड़े जा रहे हैं कि क्या जो उनका ट्रस्ट था, जो उनका संगठन था, उसको किसी और ने टेक ओवर कर लिया है। डॉक्टर उमर की पत्नी का नाम उसमें बताया जा रहा है। ये प्रारंभिक छानबीन में इस तरह की चीजें सामने आई हैं और इस छानबीन में जैसा कि हमने आपको बताया कि दिल्ली से लेकर के और जम्मू कश्मीर में 3 जगहों पर भी लगातार छापेमारी की जा रही है। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नीरज सिंह दिल्ली से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर वो भी जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले का आकलन करने के लिए। सबसे पहले खबरें ले लेते हैं ऑन ग्राउंड नीरज से। नीरज, दिल्ली से लेकर फरीदाबाद तक छापे, जिसको कहते हैं कि सघन छापेमारी अभियान, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो तार जम्मू कश्मीर से भी जोड़े जा रहे हैं और जिस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, क्या कुछ जानकारी देंगे आप? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो तार हैं वो सिर्फ ना देश के अंदर बल्कि निखिल विदेशों तक ये तार फैले हुए हैं।
क्योंकि डॉक्टर शाहीन है, उससे जब इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उससे पूछताछ हुई है, तो यूएई, इसके अलावा मलेशिया, पाकिस्तान और खाड़ी देशों में अलग अलग जगह पर इनका जो नेटवर्क है वो फैला हुआ था। दूसरा, आप देखें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ईडी की टीम आज सुबह अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची है और वहां पर जो खाते हैं उनको खंगालने का काम ईडी ने किया है। जामिया में भी जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का कैंपस है वहां पर भी ईडी की टीम पहुंची है कि किस तरीके से पैसे का लेन देन हो रहा था, क्या जो पैसा अल फलाह यूनिवर्सिटी के खातों में पहुंच रहा था विदेशों से आ रहा था, विदेशों से कौन कौन लोग डोनेट कर रहे थे, इस पैसे का जो प्रयोग है वो किस तरीके से किया जा रहा था, डॉक्टरों को जो सैलरी दी जा रही थी क्या वो पैसा सिर्फ सैलरी पे ही खर्च हो रहा था या उस पैसे का प्रयोग किसी और तरीके से किया जा रहा था, सैलरी ऑनलाइन दी जा रही थी, चेक से दी जा रही थी या कैश से दी जा रही थी। ये तमाम जो सवाल हैं वो खड़े होते हैं और उसी की जो जांच है वो लगातार चल रही है। आप देखें कि हरियाणा से शुरू हुआ ये आतंकी मॉड्यूल का जो सिलसिला है वो जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है। कई सारी गिरफ्तारियां इसमें एनआईए ने की है। एनआईए लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। कल भी एक जो हरियाणा मॉड्यूल के सहयोगी है उसको एनआईए ने श्रीनगर से गिरफ्तार किया है और अनंतनाग का वो रहने वाला है और बताया जाता है कि टेक्नो से भी है और ख़ासतौर से ड्रोन को किस तरीके से हमला किया जा सकता है उसमें उसको महारत हासिल है और लगातार इनके टच में था कि किस तरीके से वहाँ पर जो धमाका है वो करना था। एक बड़ी साजिश थी जिस तरीके से प्लानिंग की जा रही थी पूरे देश भर में और जांच एजेंसियों का ये कहना है कि देश के अलग अलग हिस्सों में खासतौर से जो धार्मिक स्थल और संवेदनशील जगह हैं वहाँ पर ये टारगेट करना था, क्योंकि आप देखें कि 3000 किलोग्राम के करीब अमोनियम नाइट्रेट जो खरीदा गया वो बताता है कि कितनी बड़ी साजिश थी। इसके अलावा जो डॉक्टर शाहीन है उसके खातों की भी जांच हुई है। लाखों से करोड़ों रुपए में लेन देन हुआ है। जब लखनऊ पहुंचती थी डॉक्टर शाहीन तो अपने घर न जाकर होटल में रुकती थी और 6 से 7 लोग हैं जिनके लगातार वो टच में थी। जांच एजेंसियों का कहना है कि देश भर में जो खासतौर से जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं और जो खासतौर से डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए हैं करीब 200 के करीब लोग हैं जो निशाने पर हैं और जिनके लगातार जो तलाशी है और जो लगातार है उनकी जो जांच करने का जो सिलसिला है वो हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वो कर रही हैं। तो एक बड़ा कह सकते हैं कि एक सिंडिकेट है और जिसको पर्दाफाश करने का काम हमारी जांच एजेंसी ने किया है और अभी भी लगातार जो जांच है वो जारी है। बिल्कुल जांच लगातार जारी है। अंकित मिश्रा हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। अंकित, किस तरह की जानकारी देंगे? लगातार जो छापेमारी का काम है वो चलाया जा रहा है और अल फलाह यूनिवर्सिटी अब जिसको कहते हैं कि एक के बाद एक लोगों के जहन में आ रहा है कि कितने तार खुलेंगे, कितनी साजिशें पर्दाफाश होंगी। लगातार एक के बाद एक चीजें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो इस समय मैं फरीदाबाद में जब मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप अल फलाह यूनिवर्सिटी देख पा रहे हैं। यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है, दोनों यहीं से संचालित होता है। यही यूनिवर्सिटी का यानी मेन जो एंट्री गेट है वो यही है अल फलाह यूनिवर्सिटी का और इसी को लेकर के इस समय पूरे रडार पर है। सभी जांच एजेंसियां इस समय अल फलाह यूनिवर्सिटी को और इससे जुड़े हुए तमाम जो लिंक्स हैं उनको खंगाल रही है और इसी वजह से ईडी भी अगर आप बात करें तो दिल्ली समेत फरीदाबाद अगर हरियाणा की बात करें यहाँ से लेकर दिल्ली तक 25 ठिकानों पर लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। ईडी शिकंजा कस रही है यानी परत दर परत एक एक कर अल फलाह यूनिवर्सिटी के वो तमाम जो फसाने हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं और एकाएक करके लगातार ये स्थिति जो है बनी हुई है कि कोई भी व्यक्ति जो इसमें जुड़ा हुआ है उसको छोड़ा नहीं जाएगा और यही वजह है कि जितनी भी एजेंसियां हैं वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही हों और अल फलाह यूनिवर्सिटी हो या फिर उनके जो ट्रस्टी हो, इनके जानने वाले हों या फिर फिजिकली एंटिटीज जो बना दी गई थी वो हों, इन सब पर शिकंजा है और इसी वजह से ईडी जब भी अगर बात करूं तो सुबह से ही 25 ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हो। तमाम जो दस्तावेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं क्योंकि उन्हीं दस्तावेजों में छुपा हुआ है कि आखिर किस तरह से मनी का ट्रेल या फिर मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पर होती आई थी। यानी जो सूत्र दावा कर रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि ईडी जब भी छापेमारी करती है तो वो एक तय पैटर्न को फॉलो करती है कि आपने जो चीज़ें यहाँ पर की हैं
वो क्या कानून के दायरे में रह करके की है, कितना जो यहाँ पर लोगों को सैलरी बांटी गई है वो क्या बैंक के जरिए बांटी गई है या कोई अन्य साधन का इस्तेमाल इसमें किया गया है, और तमाम जो तरीके हैं उनको खंगाल रही है, क्योंकि फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस है उस पर ईडी का लगातार नजर बनी हुई है। और इसके अलावा अगर बात करें, देखिए अभी अब से मेरे से पीछे थोड़ी देर पहले आपने मेरे पीछे देखा होगा जो गाड़ी निकल के गई है, अधिकारियों की गाड़ियों का ऐसे ही आने और जाने का सिलसिला लगातार जारी है यहाँ से। तो यानी लगातार ईडी जो है वो इन्हीं चीजों पर वर्क कर रही है कि बैंक स्टेटमेंट को देखा जा रहा है, जो एंटिटीज यहाँ पर साइन की गई थी, जो सेल कंपनियां बनाई गई थी, जिसका दावा या यूं कह लें कि जो सोर्सेज बता रहे हैं वो उसके आधार क्या है, उसकी भी छानबीन यहाँ से की जा रही है। और इन सब के मुख्य एक तरीके से कहे किरदार जो है इसके पीछे, वो पकड़ने की कोशिश के लिए ही असरदार तरीके से लगातार छापेमारी देखने को मिले। और इसी में अल फलाह यूनिवर्सिटी इस समय पूरी तरीके से कहूं तो जांच एजेंसियों के शिकंजे में कसती हुई नजर आ रही। बिल्कुल, जांच एजेंसियों के शिकंजे में कसती हुई नजर आ रही है, नित नए खुलासे हो रहे हैं। विनोद मिश्रा जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से आप आकलन करेंगे इन घटनाओं का, और जिस तरह से एक के बाद एक तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे दिन में जब बात हो रही थी तो जो हमारे जम्मू कश्मीर के संवाददाता है उन्होंने बताया कि दुख्तारान मिल्लत की जो आसिया अंद्राबी हैं उनके बजाय उमर की, डॉक्टर उमर की पत्नी अब उसमें उसके थ्रू भी उनके हाथ, मतलब हालांकि ये अभी पुष्ट खबर नहीं है, लेकिन इस तरह के भी तार जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये कहां से कहां तक मिलाया गया? आप देख रहे हैं फरीदाबाद, दिल्ली, और जिस तरह से अभी नीरज ने जानकारी दी कि भाई 3000 किलो से ज्यादा विस्फोटक, ये मतलब किस तरह से इसका आकलन करेंगे कि आंख के नीचे ये सारी चीजें हो रही है? निखिल, कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पाताल में भी अगर छुपे हुए होंगे तो हम उनको भी ढूंढ निकालेंगे। तो आप समझ सकते हैं ये कमिटमेंट का जो एजेंसियों का जो लेवल है जांच की, वो किस तरफ पे और कितनी दूर तक जाएगी, और डेफिनेटली जानी भी चाहिए। ये रेडिकलाइजेशन का आप ये देखिए कि सीधे सीधे कश्मीर से ये पूरा का पूरा अभी एनसीआर में फरीदाबाद के एक यूनिवर्सिटी में आके वहाँ पे एक सेंटर बन गया है। तो डेफिनेटली ये सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ में देश के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय तो है। लेकिन आप जब दुख्तारान मिल्लत की बात करते हैं, ये लीड देखिए, दुख्तारान मिल्लत की आसिया इंद्राबी जो थी उस समय में वो महिला आउटफिट थी हिजबुल मुजाहिदीन के, और हिजबुल मुजाहिदीन के आउटफिट होके दुख्तारान मिल्लत ने वहाँ एक तरह से पूरा रेडिकलाइजेशन करने के लिए खास करके महिलाओं में उसने एक बड़ी पैठ बनाई थी। ठीक उसी तरह अब वो जेल में है, काफ़ी देर जब NIA वो आर्टिकल 370 के हटने के बाद वहाँ जब सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी सख्ती की और सारे एक तरह से आप कहिए कि वो फंडिंग से लेके हर चीज़ पे लगाम लगाया, उसके बाद वहाँ आतंकी गतिविधि से अलगाववादी गतिविधि लगभग खत्म हो गई। अब वो एक नया ठिकाना ये अल फलाह जैसे यूनिवर्सिटी को ढूंढा गया है। तो वो दुख्तारान मिल्लत की वो आसिया इंद्राबी जेल में है, उनका एक बड़ा कनेक्शन पाकिस्तान में था, वही एक कनेक्शन यहाँ डॉक्टर आप शाहीन को देख रहे हैं। जो डॉक्टर शाहीन है कानपुर के यूनिवर्सिटी में वो डॉक्टर प्रोफेसर भी रही हैं, और वहाँ से आते हुए वो अल फलाह में आती है। ये पूरा चेन जो दिखाता है कि वो पूरा का पूरा वो जैसे मोहम्मद के एक लिंक उनके साथ स्थापित होता है कि महिला विंग के वो बड़े ओहदे पे हैं जिनको उनको डॉक्टर सर्जन कहा जाता है। अब ये डॉक्टर सर्जन जो है वो किस तरह की कमाल दिखा रही हैं कि वो पूरा का पूरा रेडिकलाइजेशन का जो ये पूरा है वो उनके ही जिम्मे है। ये डॉक्टर उमर हो या शाहिद हो या ताहिर हो, ये सारे लोग जो रेडिकलाइज हो रहे हैं वो सारा केंद्र वो बना, एक सेफ जोन बना था वहाँ अल फलाह यूनिवर्सिटी का। तो ये सारे एजेंसियों का जो ये आप सोचिए कि एक जैसे मोहम्मद के एक पोस्टर से नौगांव में एक SSP ने उस पर नज़र डाली और उसकी कार्रवाई शुरू हुई, तो ये सारा चेन जो है बेपर्दा हुआ है। तो डेफिनेटली अब ये सुरक्षा एजेंसियों में, जांच एजेंसियों की एक बड़ी चुनौती है कि देश के अलग अलग जगहों में, चाहे वो व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क जो बना है उसके पीछे में कोई अगर यूनिवर्सिटी भी हो तो उसकी भी परत सामने में आनी चाहिए, और ये रेडिकलाइजेशन का जो सबसे केंद्र बना है उन जगह को भी इस बार कम से कम चिन्हित किया जाना चाहिए, जो समाज के लिए एक बड़ा कलंक बना हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। इन खबरों पर हम आगे भी और समीक्षा भी करते रहेंगे, अपडेट्स भी लेते रहेंगे। हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ आगे भी बने रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल नीरज और अंकित आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए, जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे बिहार की सियासत, और उस बीच में कांग्रेस की बैठक में क्यों किसी को बिहार की हार का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा, इस पर भी चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद।